वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स और सर्विस रेगुलेशंस बेस्ड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए हेल्पफुल क्लास आज आपकी होने वाली है। क्लास नंबर 1 जिसमें हमने केवल 10 एमसीक्यू आपको इंट्रोडक्शन टाइप से करवाए थे, तो बेसिकली वो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम 1000 एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। सीसीएस रूल्स और सर्विस रेगुलेशंस के डिफरेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर हम कवर करेंगे। एमसीआरई के लिए आईआईटी, एनआईटी, निटर चंडीगढ़, एसजीपीजीआई और अदर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके अंदर आपका सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस का पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस पूछा जाता है, डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लास नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्लास नंबर शुरू करने से पहले आपको बेसिक सी दो बातें बतानी है कि जहां पर भी हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे सी जी, ये जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है। सीजी का मतलब हम यूज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या यूज करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पर भी हम जीएस वर्ड यूज करेंगे, जनरल साइंस नहीं होगा, उसका मतलब होगा गवर्नमेंट सर्वेंट। ये दो शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो आपको आंसर्स में भी मिलेंगे, हमारे क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, और जब भी हम आपको क्लासेस कराएंगे शॉर्ट वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, सीजी जहां पे लिखा मिलेगा दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जीएस जहां पे लिखा मिलेगा दैट इज गवर्नमेंट सर्वेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यूअर है चैनल का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज डेफिनेटली सीसीएस रूल्स और रेगुलेशंस के मामले में मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। 10 क्वेश्चन हम आपको पहले क्लास में करा चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 1 का, आप क्लास 1 को देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अलग से प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब चैनल पर जो देखने को मिल जाएगी। तो 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ सीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944। तो एक बात तो क्लियर है कि सीएस एमए रूल्स आपके 1944 में आए थे। एमसीआरई 2025 के रिसेंटली पेपर्स AAO और असिस्टेंट बड़ा कंफ्यूज किया बच्चों को इस रूल्स ने, इसलिए जब भी एमसीक्यू की बात आती है या रिवीजन की बात आती है तो डेफिनेटली इस टॉपिक को हम जरूर करवाते हैं। तो बताइए कौन सा रूल के अकॉर्डिंगली इनमें से एक्सक्लूडेड है जो आपके दायरे में नहीं आता सीएस मेडिकल अटेंडेंस 1944 रूल के अकॉर्डिंगली। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि प्रोबेशनर दायरे में नहीं आता, दूसरा ऑप्शन कहता है रेलवे एम्प्लॉइज नहीं आते, तीसरा ऑप्शन कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो आपका एलपीआर पर है। एलपीआर क्या होता है बच्चों? एलपीआर होता है लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट। क्या होता है? लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रिटायरमेंट से पहले जो आप लीव्स लेते हो, ताकि जो आपका लीव्स का एक्यूमुलेशन है वो 300 से ज्यादा हुआ है वो कम हो जाए, उसको एक तरह से एलपीआर बोलते हैं। और एलपीआर के लिए जनरली मना नहीं किया जाता जब रिटायरमेंट के नियर बाई कोई एम्प्लॉइज होता है। ठीक है, तो एलपीआर क्या होगा? लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट। चौथा ऑप्शन बोलता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज जो केंद्र सरकार के अंदर डेपुटेशन पर काम करता है उसको इस परव्यू से एक्सक्लूडेड रखा जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर पुट करके कमेंट में हमें बता भी सकते हैं, बाकी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आंसर। तो इसका आंसर देखो होगा रेलवे एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। कैसे है ये राइट आंसर? रेलवे एम्प्लॉइज। सेंट्रल जो मेडिकल अटेंडेंस के रूल्स हैं 1944, उसमें अगर कोई प्रोबेशनर रहेगा तो वो भी डेफिनेटली आएगा। लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है वो भी इसके दायरे में आता है। और कोई राज्य सरकार से, किसी भी राज्य सरकार से कोई एम्प्लॉई डेपुटेशन पे चला जाता है केंद्र सरकार के अंदर तो वो भी इसके परव्यू के दायरे में आता है। तो केवल याद रखना है रेलवे। और रेलवे के जितने भी आप ऑप्शंस देखेंगे, चाहे आप कंडक्ट रूल पढ़ो, चाहे आप सीसीएस के सीसी रूल्स पढ़ो, अगर एक्सक्लूजन किसी का आता है तो रेलवे का ही आता है, क्योंकि रेलवे के अपने रूल्स होते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है, ये एलटीसी का जो प्रोविजन है होम टाउन का है, ये आपको रेलवे में देखने को नहीं मिलता। रेलवे में केवल ऑल इंडिया एलटीसी एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन जॉब्स हैं जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसकी वहां पर होम टाउन भी मिलता है और ऑल इंडिया एलटीसी भी आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक ईयर्स। ठीक है, 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हु अपॉइंट अ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज एन ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उसको अगर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट बनाना है, अपॉइंट करना है तो उसको कौन करता है?
हेल्थ मिनिस्टर करता है, या मिनिस्ट्री करती है हेल्थ की, या मेडिकल काउंसिल करती है, या किसी डिपार्टमेंट का एचओडी करता है? चारों ऑप्शंस आपको बता दिए, अपना आंसर आप पुट कर सकते हैं, बाकी आंसर हम आपको बताएंगे। तो आंसर होगा डी, दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पावर दी जाती है, वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक AMA, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। ठीक है, तो यहां पे हम ब्रैकेट में आपको समझा देते हैं, दैट इज AMA, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। क्लियर हो गया? क्या होता है AMA? ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, एक कलर का थोड़ा सा इश्यू रहता है, क्लियर कर देते हैं। 30 नंबर पे चलेंगे। द एग्जीक्यूटिव पावर फॉर्मली वेस्ट्स इन। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कार्य को करे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कार्यवाहक, कह लो आप एक तरह से, जो काम करे। वो पावर्स किसको दी जाती है? प्राइम मिनिस्टर को दी जाती हैं भारत सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर को दी जाती हैं भारत सरकार में, या भारत सरकार में राष्ट्रपति को दी जाती हैं, या केंद्रीय सचिवालय को दी जाती है, दैट इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो डेफिनेटली आप सबको पता है एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट करती हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेंटेनिंग द स्टैंडिंग गार्ड फाइल? स्टैंडिंग गार्ड फाइल होता है, क्या होता है आप कमेंट करके बताना। तो ये जो पावर है, ये जो काम है कि आप मेंटेन करोगे गार्ड फाइल को, ये किसको दिया जाता है? डीलिंग असिस्टेंट को, डीलिंग ऑफिसर को, सेक्शन ऑफिसर को, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आप तैयारी कर रहे हो नेटर चंडीगढ़ के ASO के लिए? तो बताओ बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 14 का जो आंसर है वो डीलिंग ऑफिसर होगा। क्या होगा? DO होगा, डीलिंग ऑफिसर। तो इसका जो आंसर है आपका B ऑप्शन रहेगा। तो गार्ड फाइल, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, ये क्या होती है? स्टैंडिंग गार्ड फाइल बिल्कुल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपने बताना है। ठीक है, और ये जितने भी आपके होमवर्क हैं ये हम लिखते चलेंगे, और ये नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आपके इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी खत्म कर सकते हैं, अपनी नॉलेज लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना, कोई सजेशन होता है। अब देखो, एक बच्चे ने सजेस्ट किया हमें कि PPT पे बनाओ सर ये क्वेश्चंस। पहले तो हमने केवल पेन टैब से बनाए, तो अगर किसी को ठीक नहीं लगा, हमें भी सजेशन अच्छा लगा, फिर हम PPT के बेसिस बना देते हैं, टाइप करके बना देते हैं, ताकि किसी को कोई अक्षर पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे राइटिंग है शायद इतनी गंदी तो नहीं है, पर अगर नहीं आई किसी को समझ तो डोंट वरी, आपको समझ आना चाहिए, उसी लेवल पे हम काम करते हैं। तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल होती क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए डिस्कस करेंगे। चलो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, आ सिटीजन कैन लॉज अ ग्रीवेंस इन विच लैंग्वेज? अगर आपने कोई शिकायत दर्ज करानी है तो किस लैंग्वेज में दर्ज करा सकते हो? हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज क्या है? अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हो तो मराठी वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, पंजाब के अंदर हो तो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे पंजाबी है, हरियाणा के अंदर हो तो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे हिंदी है, यूपी के अंदर हो तो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे हिंदी है। तो किस लैंग्वेज में आप अपनी ग्रीवेंस को दर्ज करा सकते हैं? तो सीधी सी बात है, किसी भी लैंग्वेज में करा सकते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी ही इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। चाहे तो हिंदी में, चाहे तो इंग्लिश में, चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में आपको राइट दिया जाता है कि आप किसी भी ग्रीवेंस को दर्ज करा सकते हैं। 15 हो गया आपका। 16 क्वेश्चन पे चलेंगे, और सेशन अभी तक आप देखोगे 9 मिनट के आसपास से ज़्यादा हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ लाइक करके कंटिन्यू करना हमारे साथ। CPPP, अब ये CPP क्या है? ये आपका GFR के अंदर आता है, जनरल फाइनेंसिंग रूल्स है, उसके अंदर आता है। आप बताओ CPP की फुल फॉर्म क्या होती है? जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, पेपर में आए हैं वो सारे, 1000 ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, पेपर में आएंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में चलेगा इनकी PDF कहाँ मिलेगी? तो ये डेफिनेटली हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप विजिट करो। व्हाट्सएप नंबर है, लास्ट में बताएंगे आपको, डायरेक्ट क्वेरी आप वहां से भी रेज कर सकते हैं। तो बताओ CPP की फुल फॉर्म। कितने भी सारे ऑप्शन होंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, राइट आंसर की पहचान होना आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, दैट इज B।
ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, देखो सारे देखने में सीपीपी लगेंगे आपको, लेकिन जो राइट आंसर है वो ऑलवेज यही रहेगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, एक पोर्टल है जिस पर कोई भी चीज प्रोक्योर करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। 16 के बाद बच्चों क्वेश्चन करेंगे नंबर 17, दैट इज 17। द रिकवरी ऑफ पीएलआई प्रेमिया, प्रीमिया कहो प्रीमियम कहो, किस्त होती है इसका मतलब। जो पीएलआई की किस्तें हैं, पीएलआई आपको पता है, नहीं पता? पीएलआई दैट इज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कमेंट करके भी बता सकते थे आप। तो पीएलआई की जो किस्तें हैं वो किस फॉर्म में रजिस्टर होती हैं? अब ये जो फॉर्म है ना, अगर जीएफआर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका जीएफआर रूल्स का ही है 2017 का, इसके अंदर आपके परव्यू के अंदर आता है। बताओ, तो जीएफआर का फॉर्म नंबर 20 है, 2 है, 10 है, या कोई भी नहीं है इनमें से? तो ये जो फॉर्म है ये 20 नंबर फॉर्म के अंदर आता है। कितने नंबर फॉर्म के अंदर आता है? 20 नंबर फॉर्म के अंदर आता है। तो रिकवरी अगर पीएलआई की किस्तों की किसी से की जाएगी तो वो आपके जीएफआर 20 फॉर्म है, वो उसके लिए यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे करेंगे ट्राई, दैट इज 18। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ पेबिल रजिस्टर, पीवीआर बोलते हैं। तो कहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पीबीआर, तो आंसर हम नहीं बताएंगे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो पेबिल रजिस्टर है, उसको कितने टाइम तक रिटेन करना होता है? रिटेन का मतलब होता है कितने सालों का रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 25 साल, बताओ। 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर एंड 25 ईयर। तो आंसर राइट जो होगा आपका 35 साल के पेबिल रजिस्टर्स का रिकॉर्ड रिटेन किया जाता है, ये याद रखना। ये आपका जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के अंदर पढ़ाने जाने वाली चीज है कि 35 साल तक का रिकॉर्ड रिटेंशन ऑफ पेबिल रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? डेफिनेटली भी हम भी गॉड नहीं है जो हर एक आंसर ठीक बता देंगे। कोशिश यही है कि आपके लिए हर आंसर हम ठीक बताएं, हर जजमेंट हम ठीक से बताएं आपको। तो ठीक है बच्चों, गॉड हम भी नहीं है। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो डेफिनेटली आप हमें बताएं, किसी क्वेश्चन में गलती है, किसी एमसीक्यू के आंसर में गलती है, तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, अच्छा 18 हमने करा दिया आपको, बिल्कुल। अब दैट इज 19। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पीरियड बताना है डिपार्टमेंट का फॉर नॉट एक्सेप्टिंग अलॉटेड हाउस ऑफिस और चॉइस। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या बनोगे आने वाले टाइम में, तो हाउस अलॉटमेंट के जो रूल्स हैं, जो आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलती है, सरकारी मकान जो मिलता है, तो मकान आवंटन विभाग होता है जो आपका, वो अगर आपकी चॉइस के हिसाब से आपने चॉइस फिल करके दी और आपको हाउस अलॉट करके नंबर उन्होंने दिया, उसके बाद भी अगर आप मकान को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उस रेजिडेंस को, अलॉटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो कितने टाइम के लिए आपको उस प्रोसेस से डिबार कर दिया जाता है। डिबार का मतलब होता है अब आप उतने टाइम तक उसके अंदर काउंट नहीं होंगे, आपको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 साल होगा, 2 साल होगा, 6 महीने होगा, या 1 साल होगा? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ। डिपार्टमेंट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज ऑफ हिज और हर चॉइस, तो इसका जो आंसर है वो 1 साल होता है। 1 साल के लिए फिर क्या है, आपको डिबार कर दिया जाता है, आप काउंट नहीं किए जाते हो जो अलॉटेड हाउस के चॉइस के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो। व्हाट आर द एंटाइटलमेंट फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट डिप्यूटेड इन फॉरेन सर्विस, बताओ। आपने कमेंट करके बताना है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसको फॉरेन सर्विस में डिप्यूट किया जाता है, उनको विदेश जो है सर्विस है, मंत्रालय है, वहां पे भेजा जाता है, तो उनको क्या मिलेगा? लीव सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या क्या नहीं मिलेगा? बताओ। उनको सब कुछ मिलेगा, लीव सैलरी भी मिलेगी, इंक्रीमेंट भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, और अगर कहीं पे ऑप्शन में आपको मिलता है, हम यहाँ पे इंक्लूडिंग लिख देते हैं, इंक्लूडिंग पेंशन, अगर कहीं पे ऑप्शन पेंशन का भी आता है तो भी आप उस ऑप्शन को इंक्लूड कर लेना। उनको सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पेंशन, एवरीथिंग का बेनिफिट है वो दिया जाता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमने लिए हैं। अगर आपको पेंशन भी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली नो डाउट वो भी आंसर होगा। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बच्चों बताना यही है कि ज्वाइनिंग टाइम लीव के साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन कौन सी लीव है जिसके साथ उसको कंबाइन नहीं कर सकते? जेटी, ये हमने आपको पढ़ाए हुए हैं एमसीआरई के टाइम पे। ठीक है, डिटेल्ड पढ़ना है तो एमसीआरई की प्लेलिस्ट
आपको फिर रिमाइंड कराते हैं, वो प्लेलिस्ट आपने जरूर पढ़नी है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो। करंटली जो बच्चा निटर एएसओ के लिए पढ़ रहा है वो डेफिनेटली उसको पढ़े, जो आईआईटी रोपड़ के जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए पढ़ रहा है वो उसको जरूर पढ़े, एनआईटी जलंधर के लिए कोई पढ़ रहा है तो वो भी उसको पढ़े। तो डेफिनेटली कहने का मतलब यही है कि कोई भी एग्जाम हो, एम्स सीआरई 2025 की प्लेलिस्ट है, उसको आप पूरा का पूरा थोरोली रिवाइज करो। बताओ जेटी, ईएल के साथ नहीं जोड़ा जाता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ नहीं जोड़ा जाता, एचपीएल के साथ नहीं जोड़ा जाता, या कैजुअल लीव के साथ नहीं जोड़ा जाता। फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हाफ पे लीव होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है, अर्न्ड लीव होता है और कैजुअल लीव होता है। तो ये रट लेना आप लोग, कैजुअल लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम कभी भी कंबाइन नहीं होता। ठीक है, नहीं पूछा है आपसे, इसको छोड़कर किसी के साथ भी आप कंबाइन कर लो चाहे ज्वाइनिंग टाइम को, लेकिन सीएल के साथ नहीं होगा भाई। इसीलिए ये जरूरी सवाल है, आपसे पूछा गया है। असेसमेंट ईयर बताना है जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म फिल करते हो, आईटीआर जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो। बताओ, a period of 12 months from 1st March every year, a period of 12 months from 1st April every year, a 1st January to 31st December every year, any of the above। तो देखो, असेसमेंट ईयर आप फॉर्म भरते हो, आपको सब पता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो भी पता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है वो भी पता है। तो कुल मिला के ना एक 12 महीने का जो पीरियड है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। लेकिन डेफिनेटली याद रखना, ये 1 मार्च से शुरू नहीं होता, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। छोटा सा चेंज आपको गलत करवा सकता है आंसर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस या एमसीक्यू हमारे बनाए जाते हैं, पेपर में दिए जाते हैं हम लोगों को। सीसीएस लीव रूल के बारे में बताओ भाई, कब आया, कब से लागू हुआ? 1 जनवरी से, 1 जून से, 1 जुलाई से या 2 अप्रैल से? सन यही है 1972। 1972 के ईयर में आया था, ये बात क्लियर है। बताओ अब आप लोग, इसका आंसर डेफिनेटली 1 जून 1972 आपका होने वाला है, 1/6/1972। तो कब आपके एप्लीकेबल हुए? 1 जून 1972 से आ जाते हैं आपके सीसीएस लीव रूल्स। चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताओ, ये कब एडमिसिबल होती है? चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव मिलेगा या सीसीएल भी लिखा मिल सकता है आप। तो पहले बच्चे पे मिलता है केवल, या 2 बच्चों पे मिलता है, या 2 बड़े बच्चों पे मिलता है, या 2 बड़े सर्वाइविंग चाइल्ड पे मिलता है? अब ऐसा शायद आपको किसी पेपर में नहीं मिलेगा जैसा ऑप्शन हमने जनरेट कर दिया आपके लिए। वो इसलिए किया है कि अगर किसी चीज को पढ़ो तो उसको डेफिनेटली क्रिस्टल क्लियर पढ़ो, कभी गलती नहीं होगी। 2 बड़े बच्चों पे दिया जाता है हमेशा, बट वो सर्वाइविंग होने चाहिए, ये ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि आपको पता है जब आप चाइल्ड केयर लीव लोगे तो एल्डेस्ट चाइल्ड पे लोगे, ऑब्वियसली सर्वाइविंग चाइल्ड पे लोगे, बट फिर भी ये क्लियरली इस वर्ड को जोड़ा गया है यहाँ पे, है ना ये, तो इसलिए आंसर ये रहेगा। ठीक है, होने को कुछ बच्चे ये कर सकते हैं लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। तो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड मिनिमम जो है, आपको मैक्सिमम भी है, एडमिसिबल यही है चाइल्ड केयर लीव, 2 बड़े बच्चों पर मिलेगी। चलो अगला सवाल आपसे पैटर्निटी लीव के बारे में पूछते हैं। पैटर्निटी लीव का बताओ आप कितने दिन की मिलती है? तो पैटर्निटी लीव का हम आपसे पूछ रहे हैं, अगला चलेगा हमारा होमवर्क। आपने रूल नंबर बताना है पैटर्निटी का, रूल नंबर कमेंट करके बताना, ठीक है। होमवर्क में तो हम आपको बताएंगे ये कि भाई जो पैटर्निटी लीव्स हैं, पहली बात तो इसमें ये पूछा गया है कितने दिन की मिलती है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं होमवर्क आपके लिए कि रूल नंबर आपने कमेंट करके बताना है। तो रूल नंबर कितना होगा पैटर्निटी लीव का, आप बताते रहना। उससे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। 15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाती है किसी भी सीजी को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएस को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। 15 दिन की पैटर्निटी लीव और 180 दिन की मैटर्निटी लीव मदर एम्प्लॉय को। चलो, सीसीएस जब लीव रूल पढ़ोगे 1972 तो उसमें शेड्यूल्स आते हैं। बताओ कितने शेड्यूल आते हैं? 2, 3, 4, 5? कमेंट करके बताना है आप लोगों ने, अगर बता सकते हैं तो, ठीक है। चलो, तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा 2 शेड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप पीडीएफ डाउनलोड करो या हमारे चैनल से देखो, सीसीएस लीव रूल 1972 आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 शेड्यूल्स के अंदर होता है आपका। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पूरी सर्विस करियर के दौरान कितने दिन की ईएल इनकेस करा सकता है एलटीसी पे जाने से पहले? एलटीसी पे जाने से पहले पूरे सर्विस करियर के दौरान
जब तक वो रिटायर होता है कितने दिन तक की। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे पता आप सबको है, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। 6 टाइम्स आप ले सकते हो, 6 टाइम्स मैक्सिमम। क्या? लीव इनकैशमेंट। कौन सा लीव इनकैशमेंट? जो एलटीसी के दौरान आपको दिया जाता है, एलटीसी के टाइम पे। तो अब आपको पता है एलटीसी के टाइम पे कितना लीव इनकैशमेंट मिलता है मैक्सिमम, 10 ईएल। 10 ईएल आप अपनी इनकैश करा सकते हो, ये भी आपको क्लियर है। तो बच्चों बताओ 6 बार में कितनी कराओगे? 60 ईएल का मतलब 60 डेज। तो 60 दिन से ज्यादा आप अपना जो बेनिफिट है लीव इनकैशमेंट का वाइल प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी नहीं ले सकते। तो कुल मिला के यही हुआ, पूरे सर्विस करियर के दौरान आप 60 दिन का लीव इनकैशमेंट है वो ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर लीव ट्रेवल कंसेशन एडवांस। तो लीव ट्रेवल कंसेशन दैट इज एलटीसी। तो एलटीसी का जब एडवांस लेते हैं तो 90% एडवांस आपको मिल जाता है। तो एलटीसी के एडवांस में सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कौन है? कंट्रोलिंग ऑफिसर है, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग दैट इज डीडीओ है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, या हेड ऑफ ऑफिस है, या इनमें से कोई भी है। तो देखो बच्चों, ना डीडीओ है, ना इनमें से कोई है, ना कंट्रोलिंग है। आपका जो राइट आंसर है वो है हेड ऑफ ऑफिस। अगर अब आप सोचो, अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्शन में होता तो क्या वो आंसर होता? बिल्कुल नहीं होता। आपने कमेंट करके बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ ऑफिस एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर ऑलवेज विल बी हेड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, यह कभी भी नहीं होगा आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। याद रखना, इस क्वेश्चन को रट लेना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच इज नॉट अ डिवीजन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कौन सा इनमें से कोई डिवीजन नहीं है? सेक्शन है, यूनियन है, ब्रांच है, या ब्रांच भी डिवीजन है, सेक्शन भी डिवीजन है, यूनियन डिवीजन नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना। चलो, ये आंसर हो गया आपका बी। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सीसीएस रूल्स आपने क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ना है तो मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो फुल फॉर्म बताओ सीआरयू की अपने सीएसएमओपी में। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दैट इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। 2022 का मैनुअल है। ये ही सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होता है जब आप पढ़ते हो ऑफिस प्रोसीजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो? ऑफिस प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, चलो तो बताओ भाई सीआरयू की फुल फॉर्म, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। आंसर तो होगा इसका ए, लेकिन बी में कंफ्यूज मत होना। अगर रजिस्ट्री आपको लिखा मिलता है तो वो राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 31। फाइलिंग ऑफ पेपर्स टू बी डन इन। आप बताओ फाइलिंग ऑफ पेपर्स किस में करोगे? अर्जेंसी के ऑर्डर में, प्रायोरिटी के ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या सीरियल नंबर में? तो देखो बच्चों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कालानुक्रम। कालानुक्रम, कालानुक्रम एक तरह से जो चीज जैसे घटित हुई वैसे, जो पेज जैसे आया वैसे मार्क करते चले, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पेपर होगी जो फाइलिंग करेंगे हम लोग वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, चलो। From which date the revised rate of monthly contribution at the rate of 14% by CG सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसका है मंथली कंट्रीब्यूशन? एनपीएस का है, ये याद रखना है ना, शायद क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। तो एनपीएस का 14% हो चुका था मंथली कंट्री जो गवर्नमेंट करती है हमारे लिए। बताओ कब से था वो? क्वेश्चन नंबर 32 है, बताओ। 1 मार्च से, 1 अप्रैल से, 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2020 से, 1 जनवरी 2024 से। तो ये है आपका 1 अप्रैल 2019 से, दैट इज बी। 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% हो गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एनपीएस। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस कम इनटू फोर्स। बताओ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में अंडर एनपीएस। तो ग्रेच्युटी की पेमेंट है वो आपका कब से लागू होता है? वो लागू होता है 2021 में। तो 4 तो कट गया। अब 2021 में जनवरी, जून, सितंबर, तो डेफिनेटली आप इनमें से चूज करोगे और ये दोनों बच्चे हो जाएंगे गलत। तो ये थोड़ी सी ऑड डेट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। 1-2 डेट और बताएंगे आपको, इससे आगे भी बताने वाले हैं। तो 23 सितंबर 2021, 23 सितंबर 2021 से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस आपका लागू हुई थी। चलो भाई, क्वेश्चन 34। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 कम इनटू फोर्स टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। बताओ पेंशन रूल कब से लागू हुआ?
टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा कभी भी मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पढ़ते टाइम ध्यान रखना, अपनी वीडियो चाहे 1.5 की स्पीड पे देखो या 2 की स्पीड पे, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो बताइए पेंशन रूल 2021 कब से लागू हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए? तो 34 क्वेश्चन है, ये भी एक डेट है जो आपने अलग से याद रखनी है। 1972 में तो 1972 वाला रूल आया था, ठीक है। लेकिन 2021 इनमें से कोई सा है? तो इसमें से भी एक ऑड डेट है 20 दिसंबर 2021 जो आपने याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 दिसंबर 2021 विल बी द राइट आंसर। तब से आपका पेंशन रूल 2021 के अंदर लागू हो जाता है। हु इंक्लूड इन पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, पीडीए बोलते हैं इसको, कि पेंशन कौन कौन डिसबर्स कर सकता है। एक तो देखो भाई अकाउंट ऑफिसर कर सकता है आपका, पेंशन जो सेल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वो कर सकता है। कोई ट्रेजरी है, सब ट्रेजरी है, वो भी कर सकता है। तो बचा ही क्या, आप सब कर सकते हैं जो हमने ऑप्शन दिए, ठीक है। तो ऑल होगा इसका आंसर। डन। तो देखो बच्चों 35 क्वेश्चंस हैं हमने आपको कराए और अब ये सेशन है हम कंक्लूड करने वाले हैं छोटे से मैसेज के साथ। तो वो छोटा सा मैसेज क्या है? एक तो हमने दिया आपको होमवर्क। क्या होमवर्क दिया? स्टैंडिंग गार्ड फाइल। नोट करते जाना अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। स्टैंडिंग गार्ड फाइल, ठीक है। स्टैंडिंग गार्ड फाइल के बारे में पूछा था आपसे, एक तो ये पढ़ के आना है आप लोगों ने, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने पूछा है आपसे पैटर्निटी लीव के बारे में। तो पैटर्निटी लीव का हमने रूल नंबर पूछा था आपसे, आप प्लीज रूल नंबर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा मैसेज यही है, कोर्स को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। फिर भी इंफॉर्मेशन आपके समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर को आप सेव कर लेना अपने मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से, ठीक है। इन फ्यूचर आपके जरूर काम आएगा। तो मिलेंगे नई सेशन में नई वीडियो के साथ। अगर अपने एएसओ का फॉर्म अप्लाई करना है तो 15 अक्टूबर की लास्ट डेट में 2-3 दिन का टाइम रह गया। कोई बच्चा ये ना बोले कि सर ने हमें नहीं बताया। तो नेटर चंडीगढ़ के अंदर एक रेप्यूट इंस्टीट्यूट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, एएसओ की पोस्ट है। पोस्ट हालांकि 2 ही है, एक जनरल है और एक देख लेना शायद एससी है, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। पढ़ते रहिए, मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।